कुछ लोग अगर मेरे पहले से ही क्या बोलते हैं कि क्लासेस ये वाला किए हैं, मैं ये क्लास हर समय देता हूँ, ये बेसिक क्लास है, क्योंकि यही आपका आइज ब्रेकिंग करता है। रिसर्च में अगर क्या दुनिया में अगर घुसना है तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। एक मूवी था हु एम आई, जो एक्चुअली में क्या बोलते हैं कि आपका मूवी जो था ये आपका एक अच्छा हीरो के ऊपर बेस्ड था, उसका नाम था आपका क्या, जैकी चैन। कोई अगर नहीं देखेगा, देखना बहुत अच्छा मूवी है, एक्शन मूवी है। पर वहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है, मूवी का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको पता नहीं चलता कि यार मैं हूँ कौन। सेम चीज़ हमारे साथ भी होता है। हम पीएचडी के दौरान या रिसर्च के दौरान लड़ते हैं, ये करते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इस तरह सजा के रखना है, थीसिस ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है। बट प्रॉब्लम ये आता है टिल एंड तक हमको ये नहीं पता रहता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक या दो ही हो सकता है, और यही ऑब्जेक्टिव के सहारे ही आपको आगे चलना है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं किसी को स्टूडेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, मैं ये जितने भी आप लोग देख रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ ये फ्यूचर में मेरे कलीग्स हैं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में यहीं से ही कोई पर्सन होगा जब मैं वहां पे बैठा रहूंगा और आप लोग मुझे लेक्चर दोगे और मैं सुनूंगा। करेक्ट है? तो जितने भी लोग बैठे हो, थिंक ऑफ इट कि नहीं आपको आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। 11th-12th क्लास का सोच रहे हो, बीएड और ये करके बैठे, तो आपको सोचना है हमको एक ऐसा अच्छा टीचर बनना है कि जब हम लेक्चर दें तो स्टूडेंट को मजा आना चाहिए भाई, स्टूडेंट हमारा बात सुने। ऐसा नहीं कि खाली मोटिवेशन देके क्या बोलते निकल जाओ। सिलेबस भी क्या बोलते हैं कि आपको उनको एंजॉय करते हुए क्या बोलते सिलेबस वो आगे बढ़े। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा रिसर्चर बन के रहें। क्लियर है? अब आगे मैं आपको ये बता रहा हूं। सबसे पहला एक बात बताओ यार, पूरा फैक्ट बताओ, क्यों मेरा बकवास सुन रहे हो भाई? क्या जरूरत है मेरा बकवास सुनने का? मेरा बात क्यों सुन रहे हो आप लोग? स्वार्थ है, सीखने के लिए कुछ मिलेगा। सीखने के लिए कुछ मिलेगा। क्यों भाई, मुझसे ही क्यों मिलेगा यार? आप एक्सपर्ट हैं। हाँ, एक्सपर्ट है सर। किसने बोला मैं एक्सपर्ट हूं भाई? आप बता तो रहे हैं, बता तो रहे सर। हाँ, अच्छा मैं बता रहा हूं तो मैं एक्सपर्ट हूं। अच्छा मान के चलो यहाँ पे XYZ कोई भी पर्सन अगर खड़ा हो जाए और बोले नहीं आपको जो है रिसर्च ऐसे करना है, ठीक है, आपको बताया रिसर्च ऐसे करना है, तो मुझे बताओ कितने लोग फॉलो करोगे? कुछ लोग फॉलो करोगे, कुछ लोग फॉलो नहीं भी करोगे। करेक्ट है? हाँ, बट सबसे बात यही होता है कि आप जब कुछ बोल रहे हो उसका वर्थ कितना है वो डिपेंड करता है कि आप उसके लिए अपने लाइफ में एग्जाम्पल क्रिएट किए हो या नहीं। करेक्ट? ठीक है? अगर एक पर्सन बोल रहा है कि भाई ये ड्राइंग में या ये पेंटिंग में कमी है, इसका मतलब है कि उसको पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो एक पेंटर, एक आर्टिस्ट होना चाहिए। अगर एक सिंगर दूसरे सिंगर को जज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको सिंगिंग आना चाहिए। करेक्ट है ये बात? तो भाई बहुत सिंपल सा फंडा है। आप लोग भी जो यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो मेरा बात, यू ऑल आर सेल्फिश, आई एम ऑल्सो सेल्फिश। आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग मेरे से ज़्यादा चीज़ें ले लो, ठीक है? ओके? लेकिन उसके साथ साथ ये आपको पता है कि हाँ ये बंदा छोटा जगह पे भी रह के क्या बोलता है कि काफ़ी सारे चीज़ क्या बोलते हैं कि आपको चीज़ें कर ली है। ओके? क्योंकि कुछ साल पहले बहुत लोगों ने सोचा था कि छोटा सा जगह पूर्णिया कटिहार से क्या ही हो जाएगा, ठीक है, क्या ही हम क्या बोलते हैं अचीव कर लेंगे रिसर्च के फील्ड में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोग चाहो तो मेरा नाम को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एवरीवन यू कैन सर्च फोन पे, सिंपली मेरा नाम भरत कुमार मेहर। सर्च कर लिए? आई गेस 2 साल पहले आप लोगों ने सर्च किया था कुछ लोगों ने, है ना? कोई मेरे को उसमें चेंजेस बताएगा? उस टाइम 2 इयर्स बैक कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने पक्का सर्च किया था, तो मुझे कोई बताएगा कि उस टाइम पे आपका क्या चेंजेस है, इस टाइम पे क्या चेंजेस है? मैडम
यू कैन कम हियर, नो प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आके बैठो, जगह नहीं है? वो साइन करवा रहे हो, अच्छा ठीक है। मैडम साइन नहीं करवाओगे तो भी चलेगा, अभी स्नैक्स के टाइम पे करवाना, कोई बात नहीं। सबने सर्च कर लिया? क्या मुझे कोई चेंजेस बताएगा? व्हाट इज द चेंजेस? डॉक्टर लगे, और वो छोड़ो। अच्छा, गूगल स्कॉलर में सब लोग क्लिक करो। गूगल स्कॉलर ने क्लिक कर लिया और आप लोग स्क्रॉल अप कर सकते हो या स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक साइटेशन का होगा, उसको क्लिक करो। कितना है साइटेशन? 658। राइट नाउ इट्स 658। 2 साल पहले जो था वो आपका साइटेशन था, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 400। राइट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड। मेरा बोलने का मतलब है इन फ्यूचर में जिस तरह से आप लोग मेरा नाम सर्च कर रहे हो और गूगल के फर्स्ट पे बता रहा है, देखो ऐसा हो सकता है ना, भरत के नाम पे लैक्स ऑफ क्या बोलते सर्च होगा, खाली भरत के नाम पे, भरत कुमार के नाम पे भी लैक्स ऑफ सर्च होगा, भरत कुमार मेहर के नाम पे थाउजेंड्स होगा, चलो थाउजेंड्स नहीं हंड्रेड्स होगा मान लिए, ठीक है। बट क्यों आपका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज आपका क्या बोला गूगल आपका जो मेरा ही डिस्प्ले कर, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च, ठीक है। क्यों रिसर्च? क्योंकि मेरे जो आर्टिकल्स हैं इट्स एक्चुअली बीन रेफर्ड मतलब बाकी लोग जो है उस आर्टिकल को यूज कर रहे हैं आगे का क्या बोलते हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है, आगे का रिसर्च करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि मेरा नाम जो है वो आपको वहां पे दिखा रहा है। कल को अगर मैं रिसर्च करना छोड़ दूंगा तो शायद मेरे को लगता है मेरा नहीं, शायद किसी और का क्या बोलते नाम अब आपका आने लगे। फाइन, मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इस रिसर्च फील्ड में हैं तो आप लोग अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि आपका भी नाम बाय द एंड ऑफ पीएचडी तक होना चाहिए कि गूगल पे आना चाहिए। करेक्ट है? नेक्स्ट, ये सब चीज आज इस बार हम लोग कवर करेंगे। कौन कौन से अकाउंट्स एक रिसर्चर के पास होना चाहिए। दूसरा हम लोग कवर करेंगे कि एक रिसर्चर के लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या हर समय रहना चाहिए अवेलेबल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग फोटो लेते होगे इसका, है ना, ले लो कोई बात नहीं, इसी के ऊपर भी मैं आपको बोलूंगा आगे। नेक्स्ट हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपीज को मैनेज करना, पहले से ही पता करना सॉफ्टवेयर का यूटिलिटी, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मैं ये क्लास लेता हूं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है रिव्यू लिटरेचर हम क्यों करते हैं, लाइब्रेरी हमको विजिट करना चाहिए कि नहीं, या करना चाहिए तो कौन कौन सा लाइब्रेरी विजिट करना है, डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है, और बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है आपका थीसिस का यूटिलिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में हम बात करें। तो ये सब चीज़ मैं अभी आपका रिकवर करूंगा, बहुत ब्रीफ में करूंगा, ठीक है। बीच में किसी को अगर डाउट होगा तो काइंडली आप मुझसे पूछना, ठीक है। इफ पॉसिबल अगर होगा मैं आपको ये वाला शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आपको शायद स्टार्टिंग में लिखा होगा रांची यूनिवर्सिटी लिखा था ना, तो कई सारा जगह है जिसमें मेरे को ये वाला चीज़, यही वाला चीज़ जो स्टार्टिंग के जो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स हैं या जो आपका पीएचडी के जो स्टार्टिंग में जो आए रहते हैं उनको यही सब चीज़ बताने के लिए मुझे बुलाया जाता है। फाइन, अब आगे। तो सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ये सब अकाउंट है? सबके पास है। अरे भाई इंस्टाग्राम अकाउंट मैं क्या बोलते हैं कि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने सजेस्ट किया तो मैं क्या बोलते ओपन किया हूँ, काइंडली आप लोग मेरे को यूज़ करना सिखा देना, ओके। हाँ, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ट्विटर नहीं है मेरे पास अभी, फेसबुक है, ओके। ये आप लोगों के पास है ना? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
मेरे को लगता है लिंक्डइन पे हो सकता है बहुत लोगों का अकाउंट होगा, लेकिन बाकी जो नीचे जो है उसमें शायद आप लोगों का अकाउंट नहीं होगा। गूगल स्कॉलर पे है, चलो वेरी गुड। जिसका गूगल स्कॉलर पे गुड, मतलब आप लोग सही जगह पे जा रहे हैं। मेंडले का भी अकाउंट आप लोगों को बना लेना चाहिए, चाहे आप यूज करो या ना यूज करो, मेंडले का अकाउंट होना चाहिए। ओके, एक SSRN होता है, एक ऑर्चिड आईडी होता है। अच्छा, ऑर्चिड आईडी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्चिड आईडी आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। ऑर्चिड आईडी आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, ठीक। और सभी लोग से क्या बोले, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि ऑर्चिड आईडी जैसे भी करके बना लेना, डुप्लीकेट मत बना। डुप्लीकेट मतलब दो नहीं बनना चाहिए, एक ही होना चाहिए। दो नहीं बनाना है, एक ही बनाना है। अब ये होता क्या है, जिस तरह से हम लोग एक सिटीजनशिप हैं, तो उसका एक आधार कार्ड जो है वो एक प्रूफ होता है, एक आधार कार्ड नंबर होता है। सेम उसी तरह हर एक रिसर्चर को भी एक आईडी दिया जाता है, और वो आईडी होता है आपका ऑर्चिड आईडी, ठीक है। वो आईडी होता है आपका ऑर्चिड आईडी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। ऑर्चिड आईडी में सबसे अच्छा चीज ये है कि अगर आप सारा डिटेल्स अगर आप टाइम टू टाइम अपलोड करते जा रहे हो ना, तो इन फ्यूचर में कभी आपको रेज्यूमे भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली उसमें जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर लो, आपका रेज्यूमे रेडी। अगर आप सारा चीज स्टार्टिंग से, मतलब 10th क्लास से लेके अभी तक जितना भी कुछ किए हो, जितना भी कुछ किए हो, चाहे आप ऑर्गेनाइज किए हो, अटेंड किए हो, वर्कशॉप्स, सेमिनार किए हो, सब कुछ अगर आप वहां पे डालते जाते हो, तो बस एक क्लिक पे आपका चीजें क्या बोलते हैं आ जाएगा। और अगर आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर रहना चाहते हो, ठीक है, या रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, ऑर्चिड आईडी सब लोगों के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई बड़े जगह पे पेपर भेजते हो, तो वो आपका नाम के आगे से हर चीज हटा देगा। डॉक्टर हटा देगा, प्रोफेसर हटा देगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हटा देगा। सबके लिए रिसर्चर के दुनिया में सब लोग इक्वल हैं। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर बड़ा है और रिसर्चर छोटा है, या PhD स्कॉलर छोटा है, या UG स्टूडेंट छोटा है या बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपका डेजिग्नेशन पूरा हट जाता है। डेजिग्नेशन तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आपका पेपर एक्सेप्ट ना हो जाए फुल्ली, तो तब तक आपका रहता है ऑर्चिड आईडी। क्या रहता है? ऑर्चिड आईडी। तो कभी कभी उन लोग क्या करते हैं, अगर ऑर्चिड आईडी चले जाता है तो उसको क्लिक करके चेक करते हैं, भाई इसमें पहले से कोई क्या बोलते काम किए हैं। अगर पहले से अगर कोई अगर काम किए हैं तो वो थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ ये लड़का पहले से काम किया है, और वाकई में ये क्या बोलते आगे जाके आपका एक अच्छा आउटपुट देगा। इसलिए ऑर्चिड आईडी आपको बना लेना चाहिए सब। और मेरा मानना है कि ये जो चीज़ है, कोशिश करना है आपको। रिसर्च गेट में अभी आपका आईडी नहीं बन सकता, ओके। इसके लिए अभिषेक आनंद और मैं हम वर्क कर रहे हैं, और होप करता हूं कि पुणे यूनिवर्सिटी में जितने भी आपका रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर में रिसर्च गेट पे आईडी बन जाए। सर ये सेफ? फुल्ली सेफ है मैडम, फुल्ली सेफ है। जिस तरह से यूट्यूब का एक दुनिया है, रील्स का दुनिया है, ठीक है, इंस्टाग्राम का दुनिया है, उस तरह से रिसर्चर का भी एक दुनिया होता है जो आपको दिखता नहीं है। आप यहां पे बैठे हैं, आपको यहां पे हो सकता है कोई ना जाने, लेकिन हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे आपका फेम उतना हो, ठीक है। और वो है आपका रिसर्च गेट। आप यहां पे बैठे बैठे आप बड़े बड़े प्रोफेसर्स को कनेक्ट करके आप अगर रिक्वेस्ट करोगे कि सर आपका आर्टिकल नहीं मिल रहा है, खरीदने के लिए, आपका आर्टिकल पढ़ने के लिए हमको क्या बोलते हैं कि नहीं होने से भी $20-25 हमको देना पड़ रहा है, यानी 2,500-3 हज़ार रुपये हमको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो काइंडली अगर आप भेज देते तो हमारे लिए अच्छा होता, और वो भेज देते हैं, ठीक है, और वो भेज देते हैं। क्लियर है ये बात? तो रिसर्च गेट जो है वो आपका रिसर्च का दुनिया है। आगे अब आता है कि आप लोगों के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए। हाँ भाई, एक लैपटॉप आप लोग जरूर रखें, और इसी वजह से मैं जितना भी आपका वर्कशॉप कंडक्ट करवाता हूं, मैं कोशिश यही करता हूं, मैं आप लोगों के लिए कभी लैपटॉप अरेंज नहीं करता हूं। अगर आप रिसर्चर हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी फील्ड के हो, लैपटॉप आप लोगों के पास होना चाहिए। इवन UG PG स्टूडेंट्स के पास भी आज की डेट में लैपटॉप होना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आज की डेट में बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत सारा क्या, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स,
हमको सारे सॉफ्ट कॉपीज में चाहिए और हमको सारे परफेक्टली चाहिए। हैंड रिटन चीज़ें अभी हमको नहीं चाहिए। जितना टेक्स्ट, जितना क्रिप्स, जितना आपका प्रिसाइज, जितना अच्छे से हम पढ़ पाए उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इससे बैक वाले स्लाइड में बाकी सारी चीज़ों पे तो अकाउंट है मेरा, बट मुझे मेंटली एंड SSRN के बारे में नहीं पता। नहीं पता ना, तो आप ढूंढने के लिए ही मैं आपको दिया हूँ मैडम। बाकी सब पे तो सर मेरा अकाउंट है, but mentally वही तो मैं आपको बोला, आप पूर्णा यूनिवर्सिटी से हैं, हाँ मे भी आपका फ्यूचर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, गिव अस सम टाइम, वी आर इनटू इट, बट ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे थोड़े से इश्यूज अलग आते हैं। ठीक है, बट वी आर इनटू इट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका सबका वो अकाउंट बन जाए। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे प्रॉब्लम्स पता है। ओके, जो लोग नाम नहीं सुने हैं, मैं यही चाहता हूँ कि वो नाम आप ढूंढे, होगा तो वहाँ पे आप अकाउंट बनाएं। सर मुझे SSRN के बारे में नहीं पता। कुछ नहीं करना मैडम। SSRN भी सेम आपका मेंडले के जैसा है, लेकिन मेंडले में आपका काम ज़्यादा होता है। SSRN में होता है कि आप अगर पेपर्स अगर आप पब्लिश करवा चुके हैं तो वो एक बैंक है जिसमें जाके आप डिपॉजिट कर देते हैं। क्यों डिपॉजिट करते हैं, क्या ज़रूरत है डिपॉजिट करने का SSRN में? अपना रिसर्च को देने का क्या ज़रूरत है? साइटेशंस, मतलब दूसरे लोग जो हैं उसको पढ़ें और अपना रिसर्च में यूज़ करें। आपका रिसर्च तभी यूज़फुल है जब दूसरे लोग उसको पढ़ें। अगर आपका रिसर्चर लोग आपका सिर्फ टॉपिक पढ़ के बोलते हैं ये पुराना हो चुका है टॉपिक, इसमें कोई काम का नहीं है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं। इसीलिए SSRN में चीज़ें डाला जाता है। ठीक है, अब लैपटॉप में मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपना बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करें, कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके एक लैपटॉप ऑल टाइम कैरी करने का। ठीक है, उसमें भी एक दो चीज़ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। लैपटॉप अपना लास्ट ब्रेथ लेने से पहले, या कि आखिरी सांस लेने से पहले दूसरा लैपटॉप खरीद लें और डेटा ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, लैपटॉप तो लें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ आखिरी सांस लेने से पहले, ठीक है भाई, दूसरा लैपटॉप क्या बोलते हैं कि आपका ले लें और उसमें डेटा को ट्रांसफ़र ज़रूर कर लें। देखो मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लॉस खाया है। ठीक है, आप सोच नहीं सकते हो, मेरे सामने मैं जानता हूँ कि लैपटॉप ख़राब है, फिर भी मैं उसको क्या बोलते हैं कि जैसे भी तैसे करके मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। डेटा ट्रांसफ़र क्या बोलता है कि मैंने किया नहीं था, और एक दिन आया वो सामने जो है काम कर रहा था, 2 बार आंखें क्या बोलते ये किया और डेथ हो गया मेरे गोद में। ठीक है, दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने क्या बोलते मेरा कितना बड़ा लॉस हो गया। मेरे को उसका रिकवरी करने के लिए मेरे को 2 हफ्ता लग गया, 2 वीक्स, और प्लस उसमें कॉस्ट 10,000 20,000 अलग है। तो आपका डेटा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ये भी बता दे रहे टेन्योर भाई साहब, ये बिल्कुल मत सोचना कि लैपटॉप एक बार ले लिया तो ज़िंदगी भर चलेगा। फ़ोन तो आप लोग 1 साल में चेंज करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीने में चेंज कर देते हैं भाई। ठीक है, तो लैपटॉप जो है वो आपका क्या बोलते हैं कि कंटिन्यू नहीं चलेगा। कोशिश करना जैसे ही 3 साल हो गया, अगर आपने उसमें काम निकाल लियो, अभी भी ठीक काम कर रहा है तो ठीक। 6 साल अगर हो गया तो भाई पहले से एक लैपटॉप रेडी कर लेना, क्योंकि उसके बाद जो है लैपटॉप कभी भी क्रैश हो सकता है। करेक्ट है। दूसरा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। हार्ड डिस्क में आप लोग जनरली यूज़ करते हो, हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करते, आप एक्चुअली यूज़ करते हो पेन ड्राइव। एम आई करेक्ट? बट पेन ड्राइव यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? पेन ड्राइव कम क्वांटिटी में रहता है और प्लस वो जल्दी करप्ट होता है, तो बेटर है हार्ड डिस्क यूज़ करो। बट अभी जो है एक अच्छा लेवल के आ रहा है SSD। ये अलग बात है भाई, अभी जो है हम लोग सब लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक हार्ड डिस्क का एक SSD का कीमत जो पहले आपका क्या 2022 रुपया था या 2020 रुपया था, आज के डेट में उसका प्राइस 7,000 रुपये चल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक SSD जरूर रखना आप लोग। ठीक है, एक SSD जरूर, HDD भी रखते हो तो चलेगा, हार्ड डिस्क भी रखते हो तो चलेगा, लेकिन SSD। अच्छा, ये क्यों रखते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में, क्या ज़रूरत है ये सब चीज़। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसे कितने हो जिन लोगों के पास आपका HDD है अभी? किस SSD किसके पास है अलग सा पोर्टेबल? 1 2 3 SSD अलग सा है।
हाँ अच्छा 3-4 लोगों के पास है। देखो अब बात आता है कि जब ऐसे वर्कशॉप जब आप जाते हो, जरूरी तो नहीं कि आप वर्कशॉप जो है सिर्फ पूर्णिया में करो, वर्कशॉप्स कभी ग्वालियर में करोगे, कभी कहीं और करोगे, तो वहाँ पे कभी कभी चीज़ें देते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में देते तो हैं, लेकिन उनका जीबी का स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, 100 GB। कैसे लाओगे, पेन ड्राइव में नहीं आएगा, और अगर ले भी आओगे तो करप्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या बोलते हैं कि वो SSD आपको काम आएगा, ठीक है। लैपटॉप सेकंड हैंड लोगे तो भाई तो भी चलेगा, फेवर करता हूँ सेकंड हैंड का, और मैं आपको बता रहा हूँ पूर्णिया मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छा है। बस अच्छा क्या बोलते हैं कि आपका लैपटॉप क्या बोलते हैं चुन लेना, ठीक है। अरे उतना छोड़ो, कुछ कुछ हमारे रिसर्च स्कॉलर, मतलब रिसर्च स्कॉलर मेरे हैं, ऐसा लगता है मैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं, वो मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। शाम को 6 बजे पहुंचूंगा, फोन करके बोलते सर आज लैपटॉप देखने चलेंगे सर, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ भाई, कुछ कुछ लोग जब भी हम कोई लेक्चर लेते हैं, इवन क्लास में भी लेक्चर लेते हैं, PhD वाले तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। जब भी मैं कोई अच्छा गलती से ड्राइंग बन गया बोर्ड पे, या कुछ अच्छा लिख दिया, या कुछ अच्छा फॉर्मूला दिख गया, क्या करते हो, फ़ोटो खींच लेते हो। अरे फ़ोटो खींच लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात है, क्वेश्चन मुझसे ये मुझे ये पूछना है सब लोगों से, भाई वो फ़ोटो खींचने के बाद करते क्या हो, करते क्या हो उसका। कुछ नहीं, सिर्फ फोन में मेमोरी बढ़ाते हो, दोबारा खोल के तो देखता नहीं हो। सही बोला ना मैंने। देखो ये चीज जरूरी है जानना, क्यों, क्योंकि इससे आपका दिमाग का भी स्पेस खाली होगा और आपका फोन का भी स्पेस खाली होगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कभी ऐसे फोटो लेते हो, या कभी कभी खास करके हिंदी वाले, हिस्ट्री वाले, या कुछ कभी कभी कॉमर्स में भी आप कभी कोई न्यूज़पेपर्स का भी फोटोज लेते हो, जब आपको लगता है कि ये मेरे रिसर्च से रिलेटेड है या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो काइंडली उसको जो है आप अपने फ़ोन में नहीं रखना है, आपको उसको पहले रीनेम करना है। क्या करना है, रीनेम करना है कि भाई वो क्या है उसका, और कोशिश करना उसको आप कोई एक गूगल ड्राइव में आप उसको अपलोड करो। दिस इज द परफेक्ट थिंग। अदरवाइज खाली फोटो खींच के अपना मेमोरी मत बढ़ाओ। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप, PhD रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे UG PG सब लोग हैं, अभी तो सबके लिए अप्लाई हो गया। अरे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जब मैं PhD थीसिस सबमिट कर रहा था, अच्छा मैं जो आपको जो लेक्चर ले रहा हूँ ना, डोंट फील लाइक कि मैं कोई साइंटिफिक वे में चीज़ें सीखा हूँ, नहीं भाई। 7 साल 8 साल फेलियर से सीखा हूँ, तब जाके ये क्या बोलते हैं कि आपका चीज़ें बना है। 7 years 8 years फेलियर्स के बाद ये चीज़ें बना है कि यार मैं अगर ये सब चीज़ कर लिया, अगर होता मेरे को कोई, अगर पहले से अगर कोई बता दिया होता, तो शायद मैं थीसिस सबमिट करते टाइम मैं रोता नहीं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे जो मेरे को लगा था यार कभी ज़रूरी नहीं होगा। एक रिसिप्ट नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से सबमिट नहीं हो रहा था, ठीक है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी वेरी डिफरेंट थिंग, वो तो अलग बात है, लेकिन आप सोचो एक बड़ा से बड़ा यूनिवर्सिटी में यह हाल है। थिंक ऑफ इट, जितना, हाँ, एक छोटा सा रिसिप्ट आपका क्या बोलता है, पेमेंट का रिसिप्ट, वो नहीं मिल रहा था, और वो भी कौन सा, फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं उनको ये बोला सर फर्स्ट सेमेस्टर का अगर मैं पेमेंट नहीं किया होता तो मैं 8th सेमेस्टर में सबमिशन कैसे करता। BNMU में भी से रुका था, PhD एडमिशन का रिसिप्ट नहीं था, ठीक है। के पास। अरे मैडम छोटा यूनिवर्सिटी तो फिर भी समझ में आता है मैडम, उनका तो अभी भी चीज़ें डिजिटलाइज नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पे डिजिटलाइज होने के बावजूद भी वो अगर बोल रहे हैं कि नहीं दिस इज द रिक्वायरमेंट, वहाँ पे टिक करना है हमको। तो आपको बोल रहा हूँ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे PhD रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप क्योंकि PhD देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 3 साल लगता है, कभी कभी 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल तक लग जाता है, ठीक है, 9 years तक लग जाता है। तो तब तक डॉक्यूमेंट सेव करना जो है एक tedious वर्क हो जाता है, नहीं रहता है। तो कोशिश आपको ये करना, उसका स्कैन करके जैसे भी गूगल ड्राइव या कहीं पे आपको बैकअप जरूर रख लेना, ठीक है। फिर कभी कभी इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। देखो भाई ये आपके ऊपर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मुझसे कितना लेके जाते हो।
मैं आपको जब SPSS सिखाऊंगा तो SPSS का एक बुक आता है, डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिसिस विद SPSS। वो बुक का आपका जो ये है वो है एंडी फील्ड। उस बुक को अगर आप परचेज करने जाओगे मार्केट से तो कम से कम उसका बुक का कीमत 5,500 से लेकर 7,000 तक होगा। 5,500 से लेकर 7,000 तक उस बुक का कीमत होगा। ठीक है, क्लियर है? 5,000 से 7,000। ओके, मैं आपको वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। 5 से 7,000 रुपये आपका क्या बोलता है कि आपको अगर परचेज करो, किंडल में भी परचेज करोगे तो भी 4,000 रुपये देना पड़ेगा। किंडल में भी अगर आप परचेज करोगे तो भी आपको 4,000 रुपये देना पड़ेगा। बट मैं आपको होगा तो मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। लेकिन बात है अगर वो सब इंपॉर्टेंट बुक्स तो है, लेकिन वही से फिर वही चीज़ आ जाता है, भाई ले तो लोगे, उसके साथ कुछ करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, तो फिर से वही चीज़ आपको ज़रूर करना है। अगर उस बुक, और वो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुक कैसे लिखा हुआ है वो भी बता रहा हूँ। वो बुक की वजह से मैंने सोचा, डिसाइड में किया कि भाई मैं लाइफ में शायद बुक कभी नहीं लिख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो जो बुक लिखा है ना वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बुक है। आपका SPSS कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर बुक है। वो मेरा एक तरह से मान के चलो आपका एक ऐसा गुरु है जो उसको मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो हर एक चीज़ को ना वो एक स्टोरी की तरह लिखता है। ठीक है, यू फील लाइक कि आपको एक नोवेल पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स का बुक पढ़ रहे हो, लेकिन आपको फील होगा कि यार कोई नोवेल पढ़ रहे हो, कोई कॉमिक्स का बुक पढ़ रहे हो। वो बुक अपने लोगों के पास जरूर रखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के लिए। याद करके मुझसे ले लेना, बट अगेन वही चीज़, प्रॉपर गूगल ड्राइव में सेव करके रखना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? आगे डेटा एनालिसिस विद SPSS एंड फील्ड। अब एक सजेशंस है, अगर आपके पास बहुत सारे बुक्स आने लगे और अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मिलेंगे। वो सब बुक्स को रखना कहाँ पे है? गूगल ड्राइव पे रखने की जगह और एक बहुत अच्छा जगह है, मेंडले में रखना। मेंडले में रखना क्यों, वो भी बता दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों। मेंडले को साइटेशन टूल के हिसाब से यूज मत करो, मेंडले को यूज करो एज ए लाइब्रेरी और एज ए पोर्टेबल लाइब्रेरी। मतलब आप जहां जहां जा रहे हो, जो बुक चाहिए आपको, अपना जो कलेक्शन रखे हो, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग मेंडले में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मेंडले क्यों, गूगल ड्राइव क्यों नहीं? गूगल ड्राइव में तो 15 GB दे ही रहा है, उतना बुक्स तो हमारा होगा ही नहीं, तो 1 GB में तो हमारा जिंदगी निकल जाएगा। ठीक है, तो वाई मेंडले, वाई नॉट गूगल ड्राइव? तो अब बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले फिजिकल लाइब्रेरी में चलते हैं। अगर आपको कोई बुक ढूंढना है फिजिकल लाइब्रेरी में तो जनरली क्या करते हो? 2 तरीका है। अगर लाइब्रेरी बहुत अच्छे से अरेंज है, बहुत अच्छे से अरेंज है, तब तो आप बुक का नाम लिखते हो, ऑथर का नाम लिखते हो, जाके क्या करते हो, काउंटर में देते हो, बोलो ये बुक चाहिए, वो जाएगा, देखेगा इसका ये है, उस नंबर से वो ढूंढ के लाके देगा। ये कब? अगर लाइब्रेरी अगर बहुत अच्छे से अरेंज है तो। बट यहाँ में क्या बोलते हैं, मैं लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बुक का नाम देख लिए, अब वही पुर्छा को लेके आप बोलोगे, दोगे ना, बोलो भाई हमसे तो ना होगा, वहाँ है लाइब्रेरी, जाओ ढूंढो। ठीक है, तो आप बुक का नाम और ऑथर का नाम लेके आप पूरा लाइब्रेरी को आप ढूंढते हो, मिल जाए तो भाई भगवान का कृपा है, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी में वो चीज़ों को अगर आप रखते हो मेंडले में, तो बेस्ट चीज़ क्या है? अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आपके दिमाग में आ रहा है, कोई स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट किए थे, या आपको लग रहा है कि आपने बुक पढ़ा था और वो स्टेटमेंट है, वहाँ पे कोई एक लाइन है, ठीक है, आपको बुक का नाम याद नहीं है, आपको ऑथर का नाम याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद है, कुछ नहीं करना है, मेंडले में उसको सर्च कर लेना है। तो वो बेस्ट क्या चीज़ है बताऊं? अगर 1000 बुक्स भी अगर वो होगा ना, तो वो स्टेटमेंट को वो 1000 बुक्स के अंदर सर्च करेगा और ढूंढ के देगा कि आपका जो मैटर है इस बुक के अंदर है। इसीलिए मेंडले आपका क्या बोलता है, यूजफुल है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? क्लियर हुआ?
नेक्स्ट, जितने भी फोटोज लोगे, जितने भी क्या बोलते हैं कि आपका कोई स्नैपशॉट्स इंपॉर्टेंट लोगे, उसको रीनेम करना है। क्योंकि देखो हम जो फोटो लेते हैं उसका नाम क्या रहता है, व्हाट्सअप 001/0015 ईयर डेट, यही रहता है ना। हाँ, या फिर क्या बोलता है IMGJPEG01./02, उससे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो जब भी कोई फोटो लोगे या कोई डॉक्यूमेंट लोगे तो उसको रीनेम करना और उसके बाद रखना, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपको वो नाम को ढूंढ सकता है, आपके दिमाग में जो फोटो है उसको वो नहीं ढूंढ सकता। करेक्ट है। अब आगे, अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का यूटिलिटी पे बात करते हैं, जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज आप पढ़ने वाले हो आपका 1-2 सेशन में। सॉफ्टवेयर, सबसे पहला चीज, हम सॉफ्टवेयर यूज क्यों करते हैं? काम को आसान करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। आपका रिसर्च के फील्ड में आपको काम को और ज्यादा इजी हो जाए, इसी वजह से हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है। पहले के जमाने में काम कैसे होता था भाई, मीन मीडियन मोड भी अगर निकालना है तो कैलकुलेटर से टिप के आपका क्या बोलते हैं पूरा 2 दिन लगाते हो, तब जाके बड़ा मुश्किल से आपका मीन मीडियन मोड निकलता, उतना सिर्फ। अभी बस कुछ बटन्स में चीज़ें हो जाता है। ठीक है, तो आपके कन्वीनियंट के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। लेकिन बात यह है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, आप अगर आपके फ्रेंड्स लोग आपको अगर फुटबॉल खेलने के लिए बुलाएंगे और आप क्या बोलते हैं कि अगर हॉकी स्टिक लेके जाओगे तो क्या फुटबॉल खेल पाओगे? नहीं ना। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात को। अगर आपके फ्रेंड्स लोग आपको फुटबॉल खेलने के लिए बुलाएंगे और आप अगर और हॉकी के लिए हमको क्या बोलते हैं कि अलग सा स्टिक लेना होगा। ठीक है, ये सेम चीज आपके फ्रेंड्स लोग आपको बुलाएंगे कि चलो क्रिकेट खेलते हैं और आप क्या बोलते हैं हॉकी स्टिक लेके जाओगे, तो भाई सामने वाला बोलेगा भाई वो क्रिकेट दूर का बात है, वो लड़ाई झगड़ा करने है भाई, नहीं खेलना है, भागो। ठीक है, आप जब सॉफ्टवेयर सीखते हो, ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर सीखते हो तो सबके सॉफ्टवेयर का यूटिलिटी अलग अलग होता है, सबके सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग होंगे। ओके, ठीक है, कोई साइंस सब्जेक्ट का होगा, कोई कॉमर्स का होगा, कोई हिंदी का होगा, ठीक है, कोई मैथ्स का होगा। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सबके सॉफ्टवेयर एक जैसे हों। ये आपके यूटिलिटी, आप क्या करना चाहते हो आपके डेटा के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सॉफ्टवेयर क्या लेना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे मैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ? एक जोटेरो सिखाऊंगा। जोटेरो जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, इट्स फॉर ऑल, चाहे वो हिंदी इंग्लिश जो भी आपका क्या बोलते हो जाएगा। लेकिन हाँ, लैंग्वेज वाले के लिए जो होता है थोड़ा सा, अगर मान के चलो भाई उर्दू हो गया, या अगर इवन हिंदी हो गया, या ओडिया हो गया, या बंगाली हो गया, या बांग्ला बोलता है, आई रियली डोंट नो उतना, तो अब उस केस में हो सकता है कि आपको जोटेरो वर्क ना करे, हो सकता है उसके जगह पे कोई दूसरा रेफरेंसिंग टूल आपको यूज़ करना पड़े। लेकिन जोटेरो सिखाने का रीज़न क्या है, सबका बहुत सारे केस में ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होता, इंग्लिश में रहता है, इसी वजह से जोटेरो पावरफुल है। और जोटेरो को मैं ऑल टाइम में आपको बोलता था कि जोटेरो इज़ एक्चुअली अ मशीन गन। मशीन गन है तो भाई उसका अच्छाई बुराई दोनों है। मशीन गन से एक साथ आप कई सारे क्या बोलते राउंड्स फायर कर सकते हो। खतरा ये भी है, उसके लिए शोल्डर्स मजबूत चाहिए, गोली आपको भी लग सकता है। कैसे? अगर आपका लैपटॉप अच्छा नहीं है, क्रैश होने के पॉसिबिलिटी रहते हैं। ठीक है, सही से इंस्टॉल नहीं करते हो, क्रैश होने के पॉसिबिलिटी रहते हैं। तो आपको शोल्डर थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब क्रैश हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, फिर से दोबारा इंस्टॉल कर लेना, बट वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं कि किस तरह का सॉफ्टवेयर क्या क्या चीज़ का आपका काम करता है। हाँ भाई,
ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोट करके रखना है आपका कॉपी में तो ज़रूर रखो। भले ही मैं इसको आपको दे दूंगा, लेकिन ये नोट करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, जितने लोग फोटो खींच रहे हो क्या बोलते रीनेम कर दोगे ना? अच्छा, मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? ठंडा रहेगा सनेक्स ना, दे दोगे? वही हम चोर। अब उम्मीद करता हूँ रूम अब आपका ठीक लगने लगेगा। सबसे पहला, अगर आपका डेटा क्रॉस सेक्शनल है, एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। अगर आपका डेटा क्रॉस सेक्शनल है तो भाई कौन कौन सा सॉफ्टवेयर काम करेगा? SPSS, स्टेटा, R, पाइथन, और एक आपका होता है SPSS एमोस। ठीक है, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? खाली SPSS का डेटा फिटिंग सिखाने वाला हूं। मैं आपको स्टेटा, R, पाइथन, एमोस नहीं सिखाने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? SPSS। अब ये कहां पे काम आएगा? अगर मैं अलग अलग इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं सारे, तो मैं सबसे अगर मैं डेटा अगर कलेक्ट किया, और एक डेटा कलेक्शन करवाएंगे, मैं आपको क्या बोलते हैं कि दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं हर एक इंडिविजुअल से अगर डेटा कलेक्ट किया, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्या बोलते हैं हम उसको? क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, अगर मैं अलग अलग इंडिविजुअल से अगर मैं कलेक्ट किया, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूं कि डिजिटल पेमेंट आने के बाद से, ठीक है, हम लोगों का शॉपिंग लेवल जो होता है, या परचेजिंग क्या बोलते हैं इंटेंसिटी जो होता है, या इंपल्सिवनेस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं हर एक को दे दिया, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस, और मैं बोला इसके ऊपर आप ओपिनियन दो। तो मैं हर एक पर्सन से मैं क्या बोला डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा है तो क्या यूज होगा? SPSS। क्या यूज होगा? SPSS। कोई डाउट? सेकेंड, टाइम सीरीज डेटा। अगर कोई इकोनॉमिक्स का है या कॉमर्स का है तो अच्छे से जरूर ध्यान दें। अब ये टाइम सीरीज डेटा क्या होता है? अगर मैं एक ही पर्सन से ईयर वाइज डेटा कलेक्ट करता हूं कि भाई आपका इनकम 2000 में कितना था, 2001 में कितना था, 3 में कितना था, 4 में कितना था, 5 में, ऐसे करके अगर मैं 2026 तक अगर मैं डेटा अगर लेता हूं, तो ये क्या हो गया? टाइम सीरीज डेटा हो गया। क्या हो गया? टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा के लिए बेस्ट क्या होता है? ई-व्यूज। क्या होता है? ई-व्यूज होता है। कोई डाउट? टाइम सीरीज डेटा के लिए बेस्ट क्या होता है? ई-व्यूज होता है। क्लियर? हाँ, फिर आप बोलोगे सर जेमोवी कहाँ गया? जेमोवी आप लिख दिए थे, क्यों लिख दिए थे सर? अरे भाई कुछ नहीं भाई, अपने आप को बचाने के लिए और आप लोगों को बचाने के लिए। जेमोवी जो है वो कंप्लीटली आपका क्या बोलता है कि सिमिलर है SPSS से। फिर वो आप बोलोगे सर सिर्फ SPSS दे देते हैं, लिख देते हैं SPSS पे क्या बोलते हैं वर्कशॉप्स हो रहा है, कितना अच्छा होता। लेकिन टेंशन है भाई, ओरिजिनल वाला सॉफ्टवेयर आपका इंस्टीट्यूशन वाला लेने के लिए 3 लाख रुपए जरूरत है। जेमोवी जो है वो क्या है? फ्री है। जेमोवी क्या है? फ्री है। लेकिन SPSS में आपको खर्चा देना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर अगर जेमोवी फ्री है तो जेमोवी क्यों नहीं? जेमोवी अगर फ्री है तो जेमोवी क्यों नहीं? उसका सबसे बड़ा रीज़न है, जब आप डेटा को जेमोवी में डालते हो तो वो आपका पब्लिक फॉर्म में चला जाता है, यानी कि जेमोवी वाले को क्या बोलते हैं वो चीज़ पता चल जाता है, तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसके लिए जेमोवी अच्छा नहीं माना जाता। SPSS हर साल धीरे धीरे करके अपडेट करते जा रहा है। SPSS में जो चीज़ आप करोगे वो आपके लैपटॉप तक सीमित रहेगा, आपके लैपटॉप तक लिमिट रहेगा, वो आपका बाहर वाले को क्या बोलते वो चीज़ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बात ये भी है कि भाई हम लोग छोटा लेवल पे काम करते हैं। जेमोवी अगर कोई अगर इंस्टॉल करना चाहता है, जेमोवी पे भी काम करना चाहता है तो कर सकते हो। SPSS पे काम सीख गए हो, जेमोवी पे काम आप आराम से कर लो। इसी वजह से मेरा फोकस जो है SPSS पे। समझ में आ गया? पैनल डेटा। पैनल डेटा मतलब क्या होता है?
मैं अलग अलग इंडिविजुअल से ईयर वाइज डेटा ले रहा हूं। पहले वाला केस में क्या था, मैं अलग अलग इंडिविजुअल से एक टाइम पे मैंने एक ही डेटा लिया, वो हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा। दूसरा है आपका टाइम सीरीज डेटा, मैं एक ही पर्सन से मैंने क्या किया, पूरा ईयर के हिसाब से मैंने डेटा लिया, वो हो गया आपका टाइम सीरीज डेटा। पैनल डेटा क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पर, यानी कि मैं अलग अलग इंडिविजुअल से मैं पूरे अलग अलग टाइम का डेटा मैं अगर ले रहा हूं तो वो हो जाता है पैनल डेटा। पैनल डेटा के लिए कौन सा अच्छा है, ई व्यूज अच्छा है। कौन सा अच्छा है, ई व्यूज। ए भाई ई व्यूज यूज करने के लिए ना साल भर का आपको क्या बोलते हैं कि नहीं होने से भी 80 या 90 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। ई व्यूज को भी यूज करने के लिए, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं कि साल भर के लिए 80 या 90 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ क्या बोलते हैं कि आपको वो बच्चा आपको लिंक बना के आपको दे दिया होगा, ठीक है। उसमें आपका ई व्यूज का भी आपका सॉफ्टवेयर है। तो अगर कभी कोई फ्यूचर में टाइम सीरीज डेटा पे काम करना चाहते हो, पैनल डेटा पे काम करना चाहते हो, तो आपको क्या सीखना चाहिए, ई व्यूज सीखना चाहिए। समझ में आ गया। इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, जो अगर क्वेश्चनर मेथड पे आपका जो काम कर रहे हैं उनके लिए कौन सा अच्छा है, SPSS अच्छा है। क्लियर हो गया। फिर कुछ नया चीज़ है नीचे भाई, अगर आप कुछ मिक्स्ड मेथड रिसर्च अगर आप यूज़ कर रहे हो, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज डेटा है, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए सबसे बेस्ट है NVivo। नाम सब कुछ बता दे रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर में आपको ये टारगेट रखना है इंग्लिश वाले कि भाई हमको क्या सीखना है, NVivo सीखना है। और सुनने में आ रहा है कि NVivo फिर अब आपका सारे लैंग्वेजेस को भी कंसिडर करने जा रहा है, ठीक है। मैं जो आपको जो बोल रहा हूँ भाई, एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका शायद बिहार में एक सॉन्ग है, क्या था वो, कौन सा था वो, रई रई वाला आपका एक सॉन्ग है, चटनियाँ कैसे बनी, कोई गा के सुनाएगा क्या, ठीक है। तो वो जो आपका जो ऑडियो है ना, वो जो ऑडियो है, वो ऑडियो भी क्या बोलते हैं कि आपका फ्यूचर में जो है वो आपका NVivo या कंटेंट एनालिसिस से आपका क्या पास होकर वहां पे भी रिसर्च हो सकता है। आने वाले टाइम में जो हिंदी में जो अपर लेवल के जो रिसर्च करेंगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा स्पॉन्सर के साथ साउथ अफ्रीका भेजा जाएगा हिंदी वालों को, उसमें ये सब लोग आते हैं भाई। देखो मैं हिंदी का नहीं हूं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें आपका फील्ड बहुत अच्छा है। दूसरे लैंग्वेज में वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वो उस लैंग्वेज का एनालिसिस करके रिजल्ट्स देगा कि वो फोकस किस पे कर रहा है, ठीक है। ये होता है कंटेंट एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट है आपका थीसिस का फॉर्मेटिंग। अगर आपको करना सीखना है, ये मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये फॉर्मेटिंग के लिए ये, लेकिन ये सबके लिए ठीक है, ये सब लोग यूज़ करते हैं। मैथ्स वाले जो हैं वो यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला ज़्यादा होता है। हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कब सीखना है भाई, रिसर्च जब आप क्या बोल अच्छे से 2 साल कर लो तब आपको ये सीखना है, वरना कभी भी आपको लेटेक्स को सीखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भाई लेटेक्स भी फ्री नहीं है, और लेटेक्स का मैं आपको सॉफ्टवेयर भी नहीं दूंगा, है ना। लेटेक्स भी फ्री नहीं है, लेकिन मैं आपको लेटेक्स का सॉफ्टवेयर भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी यूज़ नहीं करता हूं, तो मैंने कहीं से लाया ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन बता सकता हूं। ऑप्शन का नाम आपका लिख लो, अगर लिखना है तो ओवरलीफ, OVERLEAF, ओवरलीफ। ये लेटेक्स का ऑप्शन है, ओवरलीफ, फ्री ऑफ कॉस्ट में, OVERLEAF। कोडिंग पे काम होता है। हाँ, कोडिंग लिखना हो या आपका मैथ्स में चीज़ें लिखना हो, लेटेक्स आपका अच्छा काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सबको अपना अपना लिमिट पता चल गया। तो आपके रिसर्च में जैसा जैसा आपका काम होगा, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग PhD में एडमिशन नहीं लिए, कभी एडमिशन लोगे, आपके गाइड बोलेंगे नहीं भाई टाइम सीरीज पे काम करो, तो SPSS काम नहीं आएगा, आपको EView सीखना पड़ेगा। फिर से आपको मेरा याद आएगा, सर जैसे फॉर्मेट है इसमें, इसका फॉर्मेट करके उसका यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। हाँ, लेटेक्स में आपका जो होता है वो आपका एक फॉर्मेट आपका यूज़ करता है,
उसमें आप लिख दोगे तो उसको वो क्या करेगा, वो फॉर्मेट वो लेके आ जाएगा। आपको जो रिसर्च पेपर के फॉर्मेट होते हैं, रिसर्च पेपर के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। आप देखोगे जब रिसर्च पेपर डाउनलोड हो तो कितना बढ़िया से वो सजा के वो देता है। तो वो जो होता है ना, वो लेटेक्स में आपको बहुत अच्छे से उसको आपका अच्छे से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या मुझे ये कौन सा एग्जांपल है, कोई मेरे को बताएगा? डेटा है। कौन सा डेटा है? तो मुझे बताओ, इसमें के लिए मेरे को अगर ये एनालिसिस अगर मुझे को करना है तो मेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? SPSS यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कौन सा डेटा है? क्रॉस सेक्शनल डेटा है। अलग अलग आपका नेम से मैंने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, क्या आप चेंज कर दोगे मेरे लिए स्लाइड्स? नेक्स्ट, दूसरा क्या है? टाइम सीरीज। इसमें हमने क्या किया है? राजीव से पूछे। अरे भाई, राजीव के जगह पे कंट्री का भी नाम हो सकता है, और वो डेटा जो है आपका GDP का या GSDP का भी आपका डेटा हो सकता है, या फिजिकल डेफिसिट का भी डेटा हो सकता है, इकोनॉमिक्स वाले जो काम करते हैं। तो ये कौन सा डेटा है? टाइम सीरीज डेटा है। कौन सा है? टाइम सीरीज। इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा? EViews लगेगा। तो अगर इस तरह के डेटा के साथ अगर आप डील करना चाहते हो तो क्या आपको यूज करना है? EViews। विदाउट। नेक्स्ट, ये क्या है? पैनल डेटा। अलग अलग लोगों से हमने अलग अलग ईयर का हमने क्या बोला डेटा कलेक्ट किया है। नाम के जगह पर कंट्री का भी नेम हो सकता है। तो और अगर वहां पे अगर आपको एनालिसिस अगर करना है तो फिर आपको फिर से वो कौन सा डेटा, कौन सा यूज करना पड़ेगा? EViews ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब डिफिकल्ट क्या है? आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर तो हमारे पास है, सॉफ्टवेयर हमारे पास है, लेकिन डिफिकल्ट हमारे लिए ये होता है ट्रेनर्स। डिफिकल्ट हमारे लिए क्या होता है? ट्रेनर्स। क्योंकि हमको चाहिए कि कोई एक पर्सन बाजू में बैठा के सिखाएगा तब जाके सीखने की। बात सच भी है, बात सच भी है कि आपको डेटा अगर आपको सीखना है, डेटा का एनालिसिस, तो आपको एक्चुअल में पर्सनल अटेंशन का बहुत सारे जगह पे ज़रूरत होता है। एंड यही वो रीज़न है जिसके वजह से एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सिर्फ 4 दिया जाता है, एक एसोसिएट पर्सन के अंदर 6 दिया जाता है, और प्रोफेसर के अंदर क्या बोला 8 दिया जाता है, क्योंकि पर्सनल अटेंशन का ज़रूरत होता है। समझ में आ गया? पर्सनल अटेंशन का वहाँ पे आपको ज़रूरत होता है। एनी हाउ आपको क्या करना होगा? आपको ये सिखाना होगा। मैं इसलिए ये चीज़ बोला क्योंकि कभी आप अगर गाइड बनोगे और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा आपका सॉफ्टवेयर आपका यूज़ कर रहा है आपका कैंडिडेट या आपका जो स्टूडेंट, और उसी के हिसाब से आपको सीख के उसको बताना होगा। क्लियर हुआ ये बात? अब इसमें डिफ़िकल्ट क्या है? सच में डिफ़िकल्ट क्या है? इसमें डिफ़िकल्ट है, मैं आपको हर समय बोला कि रिसर्च जो है एक क्या है, एक आपका बोलते बहुत सारे लोग अनसुलझी पहेली है। कोई एक धागा जो है इस तरह से उलझ गया है, हमको क्या बोलते समझ में नहीं आ रहा है इसको करें क्या। तो अगर वो धागा को अगर आपको मान के चलो और खोलना है और अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाना है तो सबसे पहले किसको पकड़ते हो? उसका एंड को चेक करते हो। भाई उसका एंड कहाँ गया? ठीक है, उसका एक एंड कहाँ गया? तो उसका एक एंड होता है डेटा फिटिंग। ठीक है, उसका एक एंड क्या होता है? डेटा फिटिंग। यानी कि अगर आप डेटा फिट करना सीख गए, डेटा फिट करना सीख गए, तो आगे का जो चीज होगा इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, वो आप आराम से सीख जाओगे। और मैं जब डेटा फिटिंग सिखाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा फिटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा फिटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों और मैं क्यों इतना फोकस करता हूं। 2 क्लास सिर्फ डेटा फिटिंग के लिए क्यों रखा गया है? क्यों नहीं मैं क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिखा दूं या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिखा दूं। डेटा फिटिंग आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एंड है। अगर ये चीज़ अगर आपका सही से अगर हो गया तो आने वाला जो चीज़ रहेगा उसको आप आराम से हैंडल कर लो। समझ में आ गया क्यों डेटा फिटिंग इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं भाई? जो आने वाले आपका जो वर्कशॉप्स होंगे, सॉरी आने वाले आपके जो 2 सेशंस होगा, एक सेशन आपका जोटेरो का हैंड्स ऑन रहेगा, एक आपका लिटरेचर रिव्यू। भाई लिटरेचर रिव्यू में क्या सिखाएंगे सर? मैं नहीं पूछूंगा ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, वो कोई अगर ट्रिक अगर सिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
ओके, क्योंकि एक आध ट्रिक्स हम लोग ने भी क्या बोलते हैं यूज़ किए हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, उसका रीज़न ये है, बहुत सारे लोग जो होते हैं उन लोग सोचते हैं ख्याली पुलाव बनाते हैं। ख्याली पुलाव क्या है, हम रिसर्च में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता वो ऑलरेडी पहले से किसी और ने सोच चुका रहता है। तो आपको पहले ये देखना हो कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वो वाकई में किसी और ने सोचा है कि नहीं सोचा है। अगर नहीं सोचा तब आपका नया है। दूसरा चीज़, हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग इसीलिए फोकस नहीं करते हैं, हमको लगता है कि भाई पुराना वाला पेपर पढ़ के फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। लेकिन तब हमको पता चलता है लेवल क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज की डेट में अगर आप बोलोगे कि मेरे को सेलफोन का एक कंपनी खोलना है, कीबोर्ड वाला क्या बोलते हैं कि फ़ोन का कंपनी खोलोगे तो चलेगा नहीं ना। अगर आप बोलोगे कि मेरे को एक लैपटॉप का कंपनी खोलना है, और लैपटॉप में आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं i3 क्या बोलते 6th जनरेशन का क्या बोलते लैपटॉप बना के दूंगा, खरीदेगा कोई नहीं। तो आपको जानना होगा कि ऑलरेडी कहाँ तक काम हो चुका है, रिसर्च कहाँ तक हो चुका है, उसके बाद जाके आप उसके ऊपर एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू आपको हेल्प करता है कि आपके लिए रिसर्च गैप को ढूंढने के लिए, ठीक है। अब उसमें एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है आपको। आज की डेट में कई सारे ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और कुछ एआई टूल्स हैं। देखो दो अलग अलग चीज़ है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ एआई टूल्स हैं। सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर से जो चीज़ें आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो ऑथेंटिक है और उसको आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एआई को अगर आप ये चीज़ अगर करते हो, एआई के साथ अगर आप ये चीज़ करते हो कि नहीं रिसर्च मतलब आपका वही आपका करेगा और वही गैप ढूंढ के देगा, तब फिर आप प्लेगरिज्म में क्या बोलते हैं फंसोगे, ठीक है। बताया हो सकता है आपको दोनों जाए, सॉफ्टवेयर भी बताया जाए एक आध और एआई टूल्स भी बताया जाए, लेकिन एआई टूल्स जो है उसको आपका यूज़ करना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि अगर उसको आप कॉपी पेस्ट अगर आप करते हो तो वो आपका प्लेगरिज्म में डिटेक्ट कर जाएगा। समझ में आ गया सबको? हाँ वो अगर डाल दिए तो वो भी उसमें हाँ 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 हाँ, इसीलिए अच्छा और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मेरे को नहीं पता, उसने आपका डायरेक्टली बोल दिया है कि एआई कभी भी रिसर्च का रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी कि आप लोगों का एआई रिसर्च वाला जॉब कभी नहीं खाने वाला है भाई। हाँ, फेक रिसर्चर लोगों का जॉब जरूर खा जाएगा। जो लोग वाकई में नया चीज़ नहीं ढूंढते हो उसका जॉब जरूर खा जाएगा, लेकिन रिसर्चर का जॉब कभी नहीं खा पाएगा। एआई सिर्फ असिस्ट कर सकता है आपको रिसर्च के लिए, लेकिन एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि नया जो सोच होता है, क्योंकि एआई को बनाने वाले भी तो हम ही हैं ना, एआई को बनाने वाले भी हम ही हैं ना, तो हमको आगे फर्दर रिसर्च करना होगा तब जाके वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो ना, तो सबसे पहला चीज़ प्रॉब्लम आप लोगों में ये होता है कि सर हमारे पास ना कहाँ से हम क्या बोलते हैं कि आपका पेपर्स लेके आए। अब मेरे को पता लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको एक दो नाम तो पता होगा। सर गूगल स्कॉलर सबसे इजी ऑप्शन है ना, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? गूगल स्कॉलर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गूगल स्कॉलर में ऐसे भी पेपर्स होते हैं जो पेपर्स डूबियस होते हैं, जो पेपर क्या बोलते हैं कि फेक होते हैं, जो पेपर रिलायबल उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको जो फोकस करना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए आपको अच्छे जगह से पेपर्स को डाउनलोड करना। अच्छे जगह से पेपर्स डाउनलोड करना मतलब होता है स्कॉपस या फिर वेब ऑफ साइंस। लैंग्वेज में जो नहीं है एक्सेप्ट इंग्लिश, मैं इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं मान रहा हूँ उतना, जो लैंग्वेज में जो लोग हैं, जैसे आपको मान के चलो आपको मैथिली हो गया या हिंदी हो गया या बांग्ला हो गया या अंगिका हो गया या कोई भी आपका लैंग्वेज है, तो उसके लिए अगर आप गूगल स्कॉलर से पेपर उठाते हो तब तो चलेगा। लेकिन आपका बाकी जो सब्जेक्ट्स हो गए इंक्लूडिंग इंग्लिश, कोशिश आपको यही करना है कि आपको स्कॉपस या वेब ऑफ साइंस से ही पेपर्स को उठाओ। है उसके आपका तो मतलब उसके भी आपको बहुत सारे ये हैं, बताया जाएगा, उसके भी कुछ कुछ चीज़ें हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट कर सकते हैं। ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है भाई। सबसे ऊपर रहता है वो पीयर रिव्यू, ये सबसे नॉन रिलायबल सोर्सेस होता है, ये इसके ऊपर आपको भरोसा करना ही मुश्किल है। हाँ भाई समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोग यही सोचते रहोगे सर इसी पे भरोसा करके तो हम आपको पूर्णा यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बाहर में इसका कोई क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, उसके अंदर आपका यूजीसी किया जो पहले था उसमें चलेगा, फेयरली रिलायबल था, लेकिन फिर भी क्यों उसको हटाया गया? क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जर्नल्स आने लगे जो जर्नल्स फेक थे, जो जर्नल्स पैसा लेके बहुत से ज़्यादा पैसा लेके छपवाते थे, गलत तरीके से छपवाते थे। पैसा ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा का आपका जो रिसिप्ट नहीं देना ये दिक्कत वाली बात है। उसके अंदर फिर आपका स्कॉपस एंड वेब ऑफ साइंस आता है, और उसके अंदर भी कुछ आता है एबीडीसी। अरे एबीडीसी के अंदर भी कुछ आता है, नहीं लिखा हूँ, ठीक है, एबीडीसी के अंदर भी कुछ आता है, मैं लिखा नहीं। ओके, तो सबसे मोस्ट रिलायबल होता है एबीडीसी, उसके ऊपर स्कॉपस एंड वेब ऑफ साइंस। अगर ये दोनों को अगर आप फोकस करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहीं से अगर आप पेपर पढ़ते हो तो अच्छे पेपर्स पढ़ोगे तो अच्छे पेपर्स लिखोगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे लोगों को फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ उनका स्टैंडर्ड क्या है, उसी हिसाब से आप उस चीज़ को ये करते हो। प्रॉब्लम यही है कि भाई आप गलत स्टैंडर्ड फॉलो कर लेते हो। प्लीज डोंट डू दिस। नेक्स्ट, एबीडीसी का फुल फॉर्म आप बता सकते हो? एबीडीसी, एबीसीडी नहीं है, एबीडीसी है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन ऑफ काउंसिल, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन ऑफ काउंसिल। ठीक है, इन लोग आपका एक लिस्ट निकालते हैं, जो लिस्ट आपका एबीडीसी होता है। अब आप बोलोगे सर ये एबीडीसी लिस्ट फॉलो करने का क्या ज़रूरत है? कोई मेरे को बताएगा एबीडीसी का आपका क्या ज़रूरत है एबीडीसी फॉलो करने का? अगर आपको बड़े जगह में जॉब चाहिए, अगर कोई यहाँ पे रह के फॉरेन के लिए अगर सोच रहा है तो उसको टारगेट वहाँ होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में एबीडीसी को माना जाता है। अगर कोई जॉब आईआईएम में सोच रहा है, ठीक है, या एनआईटी में सोच रहा है, तो एबीडीसी को उसको टारगेट करना चाहिए। एबीडीसी के जर्नल्स को अगर आप टारगेट कर लेते हो, मतलब ये कि हाँ भाई आपका एक लेवल ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ भाई ये क्या है? डीओआई। पहले मैं बताता हूं क्या है भाई। 2.5 या 3 साल तक मेरे को लगता था डीओआई मतलब होता है डेट ऑफ इशू। 2.5 साल तक मेरे को लगता था डीओआई मतलब होता है डेट ऑफ इशू। ठीक है, मतलब डेट ऑफ इशू मतलब जिस डेट में कोई एक आपका जर्नल या पब्लिश हुआ है या इशू आया, उसको मैं सोचता डेट ऑफ इशू। बट डीओआई डेट ऑफ इशू नहीं है। डीओआई होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, अब कुछ देर पहले कुछ एक पर्सन ने बोला था, क्या नाम, दिगंबर, वो बोले कि सर प्रॉब्लम ये है कि हम उन स्कॉपस का जो आपका पेपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। हमको अगर दिखता भी है तो हमको क्या बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट दिखता है। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट के जस्ट नीचे एक डीओआई होगा। एब्स्ट्रैक्ट के जस्ट नीचे एक डीओआई होगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होता है? ये हर एक पेपर का आइडेंटिटी होता है। हर एक पेपर का आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब जो बात बताने जा रहा हूँ भाई इलीगल है, और इतना बता देता हूँ भाई ट्रम्प तक मेरा बात कोई नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो इलीगल है, लेकिन ट्रम्प तक मेरा बात ये सब मत पहुँचाना। ओके, अब डीओआई का काम क्या है? लैपटॉप खुले हैं? हाँ, तो लैपटॉप में आप सर्च करो SciHub, SCIHUB, SCI स्पेस HUB।
यस सर साई है। यहाँ से सारा नहीं मिलता। साई ऑफ अरे इंडिया। बता दे तो दो मेरे को, कंप्लीट करने तो फिर बोलना मिलेगा नहीं मिलेगा। साई है ना सर, रेड है। रेड ओपन एक्सेस है सर। साई अब खुला क्या भाई? जी सर। साई अब किसी का ओपन हुआ क्या? हो गया। हाँ यस हो गया ओपन सर। हो गया। चलो अब साई हब के बारे में थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और बता दे रहा हूँ, ये चार दीवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। साई हब जो है ये आपका एक रशियन ने ओपन किया था, ठीक है। ये आपका एक रशियन लेडी ने ओपन किया था और उसका बोलना ये था कि भाई अगर रिसर्चर्स लोगों को अगर आप पढ़ने के लिए ही, अगर आप एक पेपर पढ़ने के लिए अगर एक पर्सन को 2-2 हज़ार रुपया देना पड़े तो इसका मतलब है कि आप एकेडमिक के साथ गद्दारी कर रहे हो। और इसी वजह से उसने एक साइट बनाया जिसका नाम है साई हब, ठीक है। जितने भी पेपर्स 2019 तक होंगे, नोट कर सकते हो 2019 तक जितने पेपर्स होंगे उतने पेपर्स आपको साई हब से क्रैक करके मिल जाएगा, ठीक है। 2019 तक जो पेपर्स होंगे जिसके डीवाई होंगे, जिसको डीआई होंगे, मतलब मैं ये बोलना चाहता भाई ऐसे पेपर्स होते हैं जिसके डीवाई नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में पेपर्स ऐसे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जितने भी पेपर्स हैं जिसको डीओआई होंगे, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होगा 2019 तक, वो सब पेपर्स आपको यहाँ पे खुल जाएगा। अब इसके साथ क्या हुआ था वो भी बता दे रहा हूँ। इसके ऊपर हो गया था केस, जो आपका अमेरिका ने केस किया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका जो केस उसके ऊपर कर दिया गया था और बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी देने के लिए बोला गया था, ठीक है। और उसके बाद से कुछ ऐसा किया गया कि 2019 या 2020 के बाद का पेपर आपको और नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी इसने क्या किया, इसने काफ़ी सारे अलग अलग साइट्स बनाए। एक saihub.com होगा, एक saihub.org होगा, एक .in होगा, एक अलग अलग नाम होगा, अलग अलग क्या बोलते हैं, उसने आपका अकाउंट बना दिया। तो अगर कोई एक साई हब का अकाउंट अगर काम नहीं करेगा तो हो सकता है दूसरे साई हब का अकाउंट आपका काम कर जाए और वहाँ से आपको पेपर्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाए। बट अगेन साई हब को कभी भी ऑफिशियल नेटवर्क से नहीं खोलना चाहिए। आप ऑफिशियल मतलब आपके पर्सनल लैपटॉप से खोलना, कभी किसी कंपनी का लैपटॉप, कभी किसी यूनिवर्सिटी का डेस्कटॉप, वहाँ से कभी आपको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो आपका कंप्लीटली क्या है, इलीगल है। समझ में आ गया? हाँ, उसने केस तो किया लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स, हम ही लोग जैसे रिसर्चर्स हैं, उसको सपोर्ट करके फंडिंग करके उसको वहाँ से बचा ले गए और बोला गया कि आप काम को कंटिन्यू करो। तो वो पेपर्स को सेव तो कर पाए 2019 या 20 तक, उसके बाद के जो पेपर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तब आपका दौर जमाना फिर से थोड़ा सा पीछे गया और फिर से हम आ गए वापस रिसर्च गेट पे। कहाँ पे आ गए? रिसर्च गेट पे। तो अब अगर पेपर्स अगर हमको ढूंढना रहता है जो हमको साई हब में नहीं मिला, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिसर्च हब है, रिसर्च गेट में देखना पड़ता है। और रिसर्च गेट में हम क्या करेंगे, रिसर्चर को फॉलो करके रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली ये पेपर आप हमको दे दो, ठीक है। फिर बोलोगे सर ये भी काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट करो। विजिटिंग लाइब्रेरी, ऑफलाइन सर ऑनलाइन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लाइब्रेरी में बुक्स नहीं मिलते हैं, जर्नल्स क्या मिलेंगे, है ना। लाइब्रेरी में बुक्स नहीं मिलते हैं, जर्नल्स क्या मिलेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ कैसे लाइब्रेरी आपको विजिट करना है। सबसे पहला चीज़, लाइब्रेरी विजिट करना एक रिसर्चर का हक है, राइट है। उसके लिए बाकायदा आपको छुट्टी मिलता है, ठीक है। लाइब्रेरी विजिट करना वो उसके लिए बाकायदा आपको छुट्टी मिलता है रिसर्चर को। अगर वो बोले कि मैं लाइब्रेरी यहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ, आप बाकायदा आपको छुट्टी मिलेगा उसके लिए, पूरा प्रॉपर अलाउ करके। आप 15 दिन 1 महीना भी आप क्या बोले लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर सकते हो, ओके। लेकिन बात है कि आप लोग जब लाइब्रेरी विजिट करोगे तो कैसे लाइब्रेरी आपको चुनना चाहिए। सबसे पहला देखो, जो लोग लैंग्वेज वाले हैं उन्होंने अपना ये देखना कि भाई कौन सा लैंग्वेज लाइब्रेरी अच्छा है, तो वहाँ पे जाओ तो आपके लिए अच्छा है।
लेकिन जो लोग टेक्निकल जगह से बिलोंग करते हैं, उनको स्कॉपस या वेब ऑफ साइंस से अगर पेपर्स अगर लेना है तो कोशिश करना एक ऐसा लाइब्रेरी चुनो जिस लाइब्रेरी में बुक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अगर स्कॉपस का सब्सक्रिप्शन अगर लिया हो, ठीक है, या डेटा का सब्सक्रिप्शन अगर लिया हो, तो वैसे जगह पे आपको विजिट करना चाहिए और अकेले विजिट नहीं करना चाहिए। आपके साथ आपका चेयर होना चाहिए, एसएसडी लेके जाना, वहां से जो मिले फ्री में सारा लेके आना। पुराने जमाने के तरह नहीं भाई, जर्नल मिला या ये मिला इसको प्रिंट करवा के लेके आ रहे हैं, प्रिंट करवा के पढ़ रहे हैं ना। सारा जो है वो आपका पोर्टेबल आपका एसएसडी जो होगा उसमें आप लेके आना। वो सर देता है, सब्सक्रिप्शन होगा तो सब्सक्रिप्शन होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और लेके आ सकते हो। तो अच्छे लाइब्रेरी आप क्या बोलते विजिट करना। नेक्स्ट करो थोड़ा सा। सबसे पहले किसके ऊपर भरोसा करना है? कॉलेज सबसे ऊपर पहले किसके भरोसा करना है? कॉलेज के ऊपर, अपने कॉलेज के ऊपर भरोसा करना है। अरे अभी ना यहाँ पे हो, कल को हो सकता है कि आप लोग कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहोगे, तो सबसे पहला देखना है कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या एक्सेस है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा भी दिया तले अंधेरा भी होता है। पता चला आप साउथ में कोई एक आपका यूनिवर्सिटी विजिट करने गए, वहाँ से क्या बोलते हैं कि आपका जो डेटा लेके आए अपने ही यूनिवर्सिटी में वो डेटा था। इतना खर्चा करके छुट्टी लेके कोई मतलब नहीं है। फिर कहीं और जाना था, फिर गोवा का लाइब्रेरी जाना था। ठीक है, तो सबसे पहला अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी चेक करना है। ठीक, वहां से जो मिल जाए ठीक है। फिर आपको और एक दो जगह जाना है। अगर आपको थीसिस चाहिए या अगर आपको क्या चाहिए, आपको कोई सिनॉप्सिस चाहिए, देन यू मस्ट गो फॉर शोध गंगा एंड शोध गंगोत्री। ठीक है, शोध गंगा एंड शोध गंगोत्री। कोई मुझे बताएगा कौन सा किसके लिए है? शोध गंगा है थीसिस के लिए और सिनॉप्सिस के लिए गंगोत्री। वेरी गुड। ठीक है, ये आपको क्या बताएगा कि दुनिया में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर थीसिस हो चुका है या कौन कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च चल रहा है। रिसर्च चल रहा है वो आपको पता चलेगा सिनॉप्सिस से, और जो ऑलरेडी ओवर हो चुका है वो आपको पता चलेगा आपका थीसिस से। क्लियर? उसके बाद अगर आप कहीं दूसरे लाइब्रेरी विजिट करते हो, प्रॉपर परमिशन लेके जाना। ऐसा नहीं कि कल मेरे को लाइब्रेरी विजिट करना, टिकट विकट कटवा ले, बिना डिपार्टमेंट को बताए चले गए। प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर लेके जाना। वहाँ पे भी जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे 1 घंटा क्या बोलते लाइब्रेरी में बिताए, बाकी 10 दिन का छुट्टी लेके गए हो और क्या बोलते हैं कि आपका 9 दिन 23 आवर्स आप क्या बोलते घूमने लगे। ऐसा नहीं चलता है। वहाँ पे जाने के बाद हर दिन उसका अटेंडेंस का जो रिपोर्ट है उसका कॉपी लेके रखना, यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके उस एटिकेट्स या वो आपका एथिक्स या वो रूल्स से आपका एक्वेंटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपका रिसर्चर होते हुए भी बहुत सारे लोग आपका ऐसे ही छुट्टी ले लेते हो बिना एप्लीकेशन का, डिपार्टमेंट से ही गायब रहते हो। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन आगे प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए अवेयर रहना। अभी तो ठीक है, सब लोग मैनेज कर ले रहे हैं, बट हो सकता है कि आगे ये प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि अभी रूल्स रेगुलेशंस भी आगे आए हैं। नेक्स्ट बोल दिया था कि कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है जिसमें अच्छा डिजिटल सब्सक्रिप्शन हो। ये नहीं देखना है कि अच्छा बैठने का जगह हो, ठीक है, या ये नहीं देखना है कि कैंपस कितना बड़ा हो। अच्छा ये देखना है कि आपको अच्छा क्या बोलते हैं कि डिजिटल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे हो। अब उसमें से क्या क्या उठा के लेना ये भी बता दे रहा हूँ। नाम भी नोट करना है तो नोट कर लो, ये मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ। एक चीज़ तो आप क्या बोलते हैं कि स्कॉपस और वेब ऑफ साइंस का तो उठाओगे, जितने भी आपका टॉपिक से रिलेटेड आपका जर्नल्स होगा। दूसरा चीज़ उठाना ई बुक्स, स्प्रिंगर के, नेचर के, विली के, बहुत सारे बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं। उसको डाउनलोड कर लेना और ले आना। और मैं आपको बता रहा हूँ 5 लाख 10 लाख का बुक आप आराम से लेके आ सकते हो, आराम से डाउनलोड कर। बस आपको पेशेंस रख के डाउनलोड करना। बुक्स हो गया। अब एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। हम लोगों को रिसर्च करने के लिए हमको चाहिए डेटा। क्या चाहिए? डेटा।
डेटा कैसे लेते हो? 2-3 तरीका है। एक आप बोलते हो कि हम खुद क्या बोलते हैं कि प्राइमरी डेटा की तरह हम क्या बोलते हैं, सर्च करने जाएंगे, एक एक लोगों से पूछेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ वो इंडिया में ज़्यादा आसान है। फॉरेन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा आसान है। दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के लिए क्या करते हो? कोई ऑफिस जाते हो, चाहे वो बैंक जाते हो या कोई इंस्टीट्यूशन जाते हो। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि सेकेंडरी डेटा आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सेकेंडरी डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो वो डेटा आपको मिलेगा ये डिजिटल सब्सक्रिप्शन में। एक दो नाम बता देता हूँ। सबसे बेस्ट होता है ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग ठीक है। कॉमर्स वाला, कंपनी वाला डेटा चाहिए तो दूसरा आपका होता है प्रोवेस, PROWESS, प्रोवेस। एक होता है ब्लूमबर्ग, दूसरा होता है प्रोवेस। ये सब्सक्रिप्शन अगर किसी का, अच्छा और एक नाम दे देता हूं, indianstatistics.com या indianstats.com होगा, देख लेना कौन सा है, इंडियन स्टैट्स या indianstatistics.com। आप अगर सर्च भी करोगे ना तो वहां पे पैसा मांगेगा, ठीक है। indianstatistics.com अगर आप सर्च भी करोगे उसमें तो वो बोलेगा कि हाँ हमारे पास डेटा तो है लेकिन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो तीनों का सब्सक्रिप्शन अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन ने अगर लिया है, वहाँ ज़रूर विजिट करना। जो डेटा मिले आपके पसंद का डाउनलोड करके ले आना, ठीक है। ये सब चीज़ देखो मैं आपको ऑफिशियली बता नहीं सकता हूँ पीपीटी में। ये सब चीज़ मैं आपका आउटसाइड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको वेबसाइट से ज़्यादातर पता चल जाता है। एक आध नाम अगर आप बोलो तो मैं आपको बता सकता हूँ। कोलकाता में एक है, क्या नाम है उसका नाम, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है शायद, ISI। कोलकाता में एक है। प्रॉपर परमिशन लेके जाओगे तभी जाके आपको मिलेगा वहाँ पे एंट्री, वरना हो सकता है आपको बाहर दे के नहीं भाग जाओ बोलेगा वो। प्रॉपर परमिशन लेके जाओगे तो उसके पास एक आध सब्सक्रिप्शन है, वो सबसे पास में वही है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है, ठीक है, चाहे आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या वुड बी पार्टनर हो, अगर है तो आप चाहो तो और भी कुछ कुछ अच्छे जगह हैं जहां पे आप जा सकते हो, जैसे कि उडुपी में मणिपाल, ठीक है, इट्स इन कर्नाटका। ये कर्नाटका में है। ये आपका इंडिया का 4th नंबर इंस्टीट्यूट है, NIRF रैंकिंग उसका 4 आता है। उस इंस्टीट्यूट में भी विजिट कर सकते हो। जितना वहां पे पोलाइट रहोगे आपको उतना एक्सेस करने को मिल जाएगा, ठीक है। जितना पोलाइट रहोगे उतना एक्सेस करने को मिल जाएगा। कोई जज आप लोगों को नहीं किया जाता किसी के साथ जाओ क्या है, ओके। वो बीच के पास है और उसमें 5 बीच है, ये भी बता दे रहा हूं, ठीक है। आपका मॉर्निंग टू इवनिंग आपका क्या बोलते हैं, काम खत्म होने के बाद यू कैन एंजॉय द बीच। अच्छा मैं ये सब चीज़ आपको क्यों बताऊं, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? नहीं, रिसर्च वो नहीं है कि आप अगर सोचोगे कि मैं ऐसे बैठ जाऊं और रिसर्च हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ये नहीं होगा ऐसे। रिसर्च में हर एक एलिमेंट का उसका एक अलग अलग स्पेस होता है, अलग अलग जगह होता है। हाँ, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम किसी का, और थॉट प्रोसेस भी सबके अलग अलग होंगे। कोई इंग्लिश का है तो उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा, ठीक है। कोई अगर मान के चलो लैंग्वेज का है तो उसका थॉट प्रोसेस, हिंदी का है तो उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा, कॉमर्स का है तो थॉट प्रोसेस अलग होगा, ठीक है, साइंस का है तो उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा, ठीक है, क्लियर है। और रिसर्च में ये सारा चीज़ इंक्लूड होता है। डोंट से कि खाली बुक के सामने, खाली लैपटॉप के सामने बैठ जाओ तो आपको रिसर्च होता है। आपके दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए और ज़्यादा सोचने के लिए, आपके दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए और ज़्यादा सोचने के लिए। जब आप बीच विजिट करोगे ना तो नेक्स्ट डे का आपका प्लानिंग साइड बाय साइड ऑटोमेटिकली बनता रहेगा कि यार मेरे पास 5 दिन बचा है, मेरे को, मैं जितना पैसा खर्च करके आया हूँ उतना पैसे का मेरे को जर्नल्स, आर्टिकल्स या बुक्स मेरे को डाउनलोड करके लेके जाना है। क्लियर है? हाँ, दिल्ली में भी होगा, DU वाले आपका रखे होंगे कुछ कुछ जगह पे। अच्छे, जैसे आपका एक है श्रीराम शायद है, उसके
जिसके पास है सब्सक्रिप्शन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जरूर दे देंगे। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करो। इसमें बस लास्ट में आपको चीज बता देता हूं, दिस इज द लास्ट थिंग, डेटा को मैनेज करना। मेरा गलती ये हुआ था कि डेटा को मैंने सिर्फ अपने लैपटॉप में रखा था। प्लीज डेटा को आप सिर्फ अपने लैपटॉप में मत रखना, गूगल ड्राइव पे एक और एक पेन ड्राइव पे एक सेव करके जरूर रख लेना। रॉ डेटा को टच मत करना। गूगल से आपने जो डेटा लिया रहे, मतलब गूगल फॉर्म से जो डेटा आप कलेक्ट किए रहोगे उसको चेंज नहीं करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद फिर उसको कोई चेंजेस करना है तो करना। जो रॉ डेटा होगा, जो डेटा कलेक्ट किए हो, वो वैसा का वैसा ही रहने देना। उसका बैकअप आपका कहाँ पे, लैपटॉप में लेना है तो लो, पेन ड्राइव में लेना है तो लो, अगर आपका कोई सेकेंडरी डेटा अगर है तो। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका बताओ, बस उतना ही। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए मेरे को ज़्यादा और कुछ बताना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ज़्यादा आपका क्या बोलते कवर कुछ नहीं होने वाला है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बस एक दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज़ जो आप कैलकुलेट करते हो ना, बस अपने आप से ज़रूर पूछना कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है कैलकुलेट करने का। अगर आपके पास क्यों का जो आंसर है वही आपको लिखना है कहाँ पे, पेपर में। बहुत सारे लोग क्या करते हो, बस बोलते सर हम कंसेप्ट बेस्ड पेपर बना रहे हैं। ए भाई, उसमें बस बता रहा हूँ 3 चीज़। आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग ऐसे समझते हो ना, हिंदी में रचना बोलते हैं, आर्टिकल जो न्यूज़ पे लिखा जाता है और जो रिसर्च पेपर, भाई तीनों को आप एक ही मान लेते हो। भाई तीनों एक ही नहीं है, ठीक है? तीनों को आप एक ही मान लेते हो, तीनों एक ही नहीं है। रिसर्च पेपर अलग है, न्यूज़पेपर आर्टिकल अलग है, ऐसे लिखना, रचना लिखना अलग है। तो आपको रिसर्च पेपर पे फोकस करना है। रिसर्च पेपर सिर्फ 2 ही तरह के हो सकते हैं भाई, या तो वो प्योर रिसर्च जिसमें डेटा हो, या तो प्योर रिसर्च जिसमें डेटा हो, या तो दूसरा रिव्यूड रिसर्च जिसमें बहुत सारे रिव्यू पेपर्स देते हुए आप उस रिसर्च पेपर को कंप्लीट करोगे। यही 2 तरह के पेपर होते हैं। कंसेप्ट बेस्ड पेपर कुछ नहीं होता, ये सब, ये बकवास सब चीज़ है। कोई अगर आपको बोल रहा है तो वो बकवास है भाई, मतलब वो झूठ बोल रहा है। कंसेप्ट बेस्ड पेपर हम लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड हम पेपर लिखना है, वो सब पेपर नहीं होता है। सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, एक प्योर रिसर्च पेपर, दूसरा रिव्यूड पेपर। ठीक है, क्लियर? तो आने वाले जो सेशंस होंगे वो आपके पूरे हैंड्स ऑन रहेंगे। ओके, टेक अ ब्रेक, दिमाग को रिलैक्स करो, स्नैक्स एंजॉय करो। जिसका जोटेरो इंस्टॉल नहीं हुआ है, बाकी लोगों का हेल्प लेके क्या बोलते हैं, जोटेरो और जोटेरो कनेक्टर को इंस्टॉल करो। ठीक है, तो हैव अ गुड डे फ्रॉम माय साइड। कल मिलेंगे SPSS के साथ। मेरा क्लास कल आपका SPSS का होगा। अभी जो क्लास होगा अभिषेक आनंद सर का होगा, जोटेरो का। क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री वाले, तो वो लोग कैसे साइट विजिट करें, लाइब्रेरी चूज करें। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब क्या बताओगे तब ना। जैसे हिस्ट्री वाले सबसे पहले आप क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है पहले वो आप पढ़ लो। जैसे सर जिसमें डेटा कम होंगे, जैसे हम लोग दैट इज रिव्यूड बेस्ड, रिव्यूड बेस्ड पेपर, वो रिव्यूड रिसर्च होता है। सर उसके लिए लाइब्रेरी मतलब कैसे आ रहा है। लैपटॉप को पॉज करना है सर, लैपटॉप को पॉज करना है, रिकॉर्ड हो रहा है, पॉज कर दीजिए। पॉज करो। अरे हाँ, मैं एक और पर्सन से मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, सॉरी 2 पर्सन से। एक तो मैम है जो आपका साइकोलॉजी के हैं, ओके, और मैम क्या बोलते हैं कि वो